हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का वीडियो जो लेकर आए हैं यह आपका सोशियोलॉजी से होने वाला है। किससे? सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी कहा जाए तो समाजशास्त्र से। आपको पता है कि इससे पहले जो 14वां नंबर का सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें आपका फर्स्ट पेपर जो कि बायो साइंस का होता है वो हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, पहला 14 नंबर का वीडियो। आज दूसरा पेपर जो कि बिहेवियर साइंस होता है, तो ये बिहेवियर साइंस हम लोग देखने वाले हैं। और इस बिहेवियर साइंस में जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे सोशियोलॉजी से। और सोशियोलॉजी से काफ़ी अच्छा प्रश्न 50% आपको सोशियोलॉजी से और 50% आपको साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी से प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है आपका कि मेन सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में जो प्रमुख समस्याएं हैं, सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सामाजिक समस्या यानी समाज में होने वाले वह कौन कौन से समस्या है जो प्रमुख समस्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ विघटनकारी या जो समाज को तोड़ने वाला हो, जो समाज को बिखराव करता हो, ऐसे समस्या जो है आपको समाज में होती है। तो प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ विघटनकारी तत्व मौजूद होते हैं जो तोड़ता है समाज को, तथा इनसे सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। ठीक है, हमारे समाज में भी अनेक सामाजिक समस्या जो है मौजूद है, विद्यमान है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य इन सामाजिक समस्याओं को समझना व उनके निवारण में मदद करना। अब आपको पता होगा कि हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं। ठीक है, सबको पता है कि हमारे समाज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ठीक है ना, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ जो है मीडियम भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाना चाहता है गलत काम करके, गलत चीज़ों से अपना कर। तो यही चीज़ें हैं, प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ विघटनकारी तत्व जो है आपके मौजूद होते हैं तथा इनमें सामाजिक समस्या पैदा होती है। अब जो ये विघटनकारी तत्व है जो तोड़ता हो, समाज को विखंडित करता हो, यह समाज में समस्या पैदा करता है। समझ रहे हैं? हमारे समाज में भी अनेकों समस्या है जो समाज को क्या करता है? तोड़ता है, समाज को विखंडित करता है। ऐसे ही तमाम सामाजिक समस्याओं को समझना, उसके निवारण करना, यह समाजशास्त्र के द्वारा संभव है। समाज में समाजशास्त्र के द्वारा हम पढ़ के सामाजिक समस्याओं के बारे में, उसके निवारण के बारे में पता कर सकते हैं। समझ गए? तो यही सामाजिक समस्या होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सामाजिक समस्याओं को सूची बनाए। ठीक है ना, आपसे पूछेगा कि जो समाज के विकास में बाधा डाले या जो सामाजिक समस्या है उसको सूची बनाए, लिस्ट बनाए और किसी एक पर चर्चा करें लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए, बहुत सारे सामाजिक समस्या है, जितना भी याद रखिए कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे समाज में दहेज प्रथा, दहेज प्रथा एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को ये मौत के घाट उतार देता है, बहुत सारे लोगों को कर्ज में डुबो देता है। समझ गए? बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं दहेज के चक्कर में। तो दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति भी एक ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक समस्या है जो न जाने कितने लोगों को जो है गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। लोग इस पेशा में बंध जाते हैं, उसका कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी एक समस्या ही है। बाल अपराध, जो बच्चे के द्वारा किया गया अपराध होता है, बाल अपराध। क्राइम होता है जो कि समाज में ही अपराध भी होता है, तो ये भी एक सामाजिक समस्या ही है। भ्रष्टाचार तो एक खैर टॉप लेवल पर है अभी भ्रष्टाचार, चाहे वो जिस भी सिस्टम में हो। ठीक है ना, उसके बाद जातिवाद, कास्टिज्म भी एक आपका सामाजिक समस्या है जो लोगों के बीच में मौजूद है। ठीक है ना, सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता, ठीक है ना, ये भी एक समस्या ही है। मादक द्रव्य का व्यसन, ड्रग एडिक्शन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मादक द्रव्य, ड्रग एडिक्शन यानी मादक पदार्थों का लत लगना, ठीक है ना, नशीले पदार्थों का आदी होना। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कहना का मतलब होता है बेरोजगारी कहने का मतलब होता है कि यह भी एक आपका सामाजिक समस्या ही है। ठीक है ना, आगे है पुवर्टी, निर्धनता यानी गरीबी उसको कहते हैं, ये भी एक समस्या है। अविवाहित माताएं, अनमैरिड मदर्स, यानी कुछ ऐसे महिला जो माँ तो बन गई है लेकिन शादी नहीं हुआ है, तो ये भी एक सामाजिक समस्या ही है। विकलांगता भी ये कहीं ना कहीं समस्या ही है समाज को तोड़ने वाली। ठीक है ना, गंदी बस्तियाँ, स्लम्स एरिया, जहाँ पे लोग गरीब झुग्गियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों की तरफ। उसके बाद
इलिटरेसी यानी निरक्षरता, यानी वैसे जो लोगों को निरक्षर हो, इलिटरेसी हो, साक्षर नहीं हो, तो भी एक समस्या ही है। एल्कोहलिज्म, मदपान, शराब पीना, ये सब मदपान एल्कोहलिज्म भी एक सामाजिक समस्या है। पुवर्टी, गरीबता अभी बता दिए। एड्स आपका ये भी एक सामाजिक समस्या ही है। उसके बाद अपना आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, रूरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, बाल शोषण, चाइल्ड एब्यूज, ठीक है, और जेंडर इनइक्वलिटी यानी लैंगिक असमानता। तो बहुत सारे सामाजिक समस्या है। मैंने यहाँ पे जो आपको बताया, इसमें जितना याद रहे आप लोग लिख सकते हैं लिस्ट में, जितना लिखिएगा अच्छी बात है। लेकिन टॉप लेवल का तो सबको पता है, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, ठीक है ना, अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, मादक पदार्थों का सेवन, बेरोजगारी, गरीबी, विकलांगता, गंदी बस्तियों में रहना, निरक्षर, मद्यपान, एड्स, बाल श्रम, लैंगिक समस्या, बाल शोषण, ये सब एक सामाजिक समस्या है, ठीक है, जो समाज में घटते रहता है और यह समाज पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक समस्या का सूची। अब इसी में से हमसे किसी पर भी पूछ लेगा, इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जिसको आपको करना चाहिए। चाइल्ड एब्यूज पर कर लीजिएगा, ठीक है, चाइल्ड एब्यूज कर लीजिएगा। उसके बाद चाइल्ड एब्यूज के बाद आप आइएगा तो आप जो है बेरोजगारी पर कर लीजिएगा, ठीक है, ड्रग एडिक्शन पर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आगे आइएगा तो दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध। तो 5-7 इसमें ऐसे हैं जिसको पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में पूछता है, किसी एक पर चर्चा या डायरेक्टली पूछ भी देता है। तो आज हम लोग दहेज प्रथा के बारे में देखते हैं। तो शॉर्ट नोट्स हम लोग डॉरी के ऊपर लिखते हैं, दहेज प्रथा के ऊपर, ठीक है। देखिए दहेज प्रथा आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं कि दहेज प्रथा क्या होता है या क्या कारण से होता है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव है समाज पर, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो कोई भी हम जैसे ये सब चीज़ें समस्या है, एक लेख के टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो लेख के टाइप से जब हम लिखेंगे तो उसमें तमाम चीज़ों को हम लोग जिक्र करते हैं, तमाम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले हम लोग दहेज प्रथा के बारे में जानते हैं। तो पहले का जो समय था यानी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में अन्नदान, विद्यादान, जीवन दान आदि को महत्व दिया गया। पहले तो लोगों के पास पैसा था नहीं, ठीक है ना, पहले लोग गरीब था, खुद पैसा जो है 1-2 रुपया में काम चलाता था आदमी सब। तो पहले जो अभी पैसा, गाड़ी, ये सब जो दिया जाता है दहेज के रूप में, पहले अन्न दिया जाता था, ठीक है, विद्या दिया जाता था, जीवन एक दूसरे को लिए दे दिया जाता था। तो ये पहले भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय में अन्नदान, विद्यादान, जीवन दान, ये सब का महत्व था। लेकिन जैसे जैसे समय मॉडर्न होते गया तो साथ में कन्यादान भी एक दहेज प्रथा ही है, जिसमें गार्जियन, जिसमें माता पिता अपने बच्चियों को दान कर देता है। तो कन्यादान भी एक प्रमुख दान ही माना जाता था, ठीक है ना। माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह के समय कन्या को आभूषण, वस्त्र व आवश्यक वस्तुओं देते थे, जिससे कि कन्या को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय समुचित सहायता मिल जाए। जहाँ प्रारंभ में दहेज स्वैच्छिक था, धीरे धीरे यह आवश्यक हो गया। फलस्वरूप कन्या का जन्म ही अशुभ माना जाने लगा। अब देखिए होता यह है कि ये चीज़ें पहले भी थी, बट पहले जोर ज़बरदस्ती नहीं होता था। पहले जो भी इच्छा हो, इच्छा का दान था, लोग दे देता था। अब ये इसलिए दिया जाता था ताकि जो लड़की का शादी हुआ, लड़की अपने ससुराल जाए तो अपने गृहस्थ जीवन शुरू कर सके, जिसके लिए उन्हें वस्त्र दिया जाता था, आभूषण, बर्तन, ये सब दिए जाते थे ताकि वो अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा सके, प्रवेश करे तो उनको कोई समस्या न हो, ठीक है। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, दहेज समय के साथ बदलते स्वैच्छिक होने लगा। इसमें लोग अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए डिमांड करने लगे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जब ये सेल्फिश की तरह हो गया, स्वार्थ की तरह अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए डिमांड होने लगा, तो फलस्वरूप जब धीरे धीरे समय बढ़ा तो लोग जो लड़की है उसके जन्म को ही अशुभ मानने लगा। अब बहुत सारे होता है, देखता है कि 3-4 लड़की हो गया है, फिर लड़की है तो दिक्कत में लोग अशुभ मानने लगता है लड़की होना, समझ गए ना। तो अक्सर देखते हैं। अब होता ये है कि अब दहेज माता पिता के लिए एक बोझ बन गया है। अब देखते होइएगा जैसे ही लड़की होता है तो लोग कहने लगता है ये तो 10 लाख है, तो 20 लाख है, तो 50 लाख जो है घर के हिसाब से 10, 20, 50 लाख जो है ये क्या हो गया है, बोझ हो गया है, ठीक है ना, एक बोझ की तरह। वर्तमान समय में दहेज प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अब वर्तमान समय में जो दहेज मांगा जाता है, अगर एक आपको छोट मोट सरकारी नौकरी हो गई
तो सरकारी नौकरी अगर छोट मोट अगर ये हो गई तो समझ लीजिए उसका 10-15 लाख डिमांड हो जाता है, ठीक है ना। बाकी अगला के खर्च 10-15 लाख, यानी छोट मोट नौकरी के लिए 30 लाख जो है खर्च करना पड़ता है। तो ये अब वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा जो है क्या हो गया है, विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके फलस्वरूप नारी समाज में अमानवीय व्यवहार होता है। अब मान गए कोई लड़की है, उसके माता पिता साकार लिए कि हम दहेज देंगे, थोड़ा मोड़ा दिए, बाकी कहे कि शादी हो गया तो अब दे देंगे, नहीं देते हैं, फिर उनके लड़की के साथ गलत व्यवहार किया जाता है उसके घर वाले के साथ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नारी समाज में अमानवीय व्यवहार का एक बहुत बड़ा रीजन आपका दहेज प्रथा भी है, ठीक है। कन्या का विवाह एक विकट समस्या बन गया है। अब जिसके पास पैसा नहीं है, लड़की है 2-3, तो दिन रात सोचता है कि कैसे होगा, क्या होगा, अच्छे घर में होगा नहीं होगा, ठीक है। आज दहेज एक प्रकार का सौदा हो गया है, और आज जो दहेज है ये दहेज नहीं रह गया है। दहेज मतलब होता है स्वेच्छा से देना, अपने मन से जो मन हो गया दे दिए। अब जो है यहाँ पे इच्छा आ गया है, अब लोग अपनी इच्छा से मांग रहे हैं, अब स्वेच्छा खत्म हो गया। स्वयं की इच्छा से अब लोग जो है देंगे तो काम भी नहीं होगा, ठीक है, कहेंगे मैं इतना ही में करूँगा, नहीं। तो ये चीज़ें हैं, अब विकट समस्याएं बन गई है, ठीक है। और यह एक आज प्रकार का सौदा हो गया है कि लड़की दे रहे हैं तो भाई पैसा भी दीजिए, अगर जॉब वाले से कर रहे हैं तो इतना पैसा देना होगा, ये है वो है, मतलब तमाम तरह के एक सौदा के रूप में हो गया है। अब डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा का भाई कारण है। अब ये जो दहेज प्रथा है तो इसका कहीं ना कहीं कारण है। कारण ये है कि जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। अब दहेज प्रथा का सबसे बड़ा रीज़न है, सब कोई चाहता है, आम भाषा में अगर ज़िंदगी में देखा जाए, सब लोग सोचता है हमारा बेटी का शादी अच्छे घर में हो, अच्छे लड़का से हो, सरकारी वाले लड़का से हो, पैसे ज़्यादा कमा रहा हो, इंजीनियर से हो, डॉक्टर्स, मतलब सब अपने औकात से ज़्यादा लेवल में जाना चाहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो जीवन साथी चुनने का जो क्षेत्र है वो सीमित कर दिया गया है। अगर लव मैरिज को परमिट कर दिया जाए समाज में, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज लोग अपने स्वेच्छा से शादी करेंगे, अपने जीवन साथी चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो दहेज की जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगी, या होगी भी तो कम होगी, थोड़ा मोड़ा जो है इधर उधर करके कर लेगा। तो ये जो जीवन साथी चुनने का जो लिमिट, जो एरिया कर दिया गया है कि हम फलानवे जात का है तो फलानवे जात में शादी करेंगे तभी सही माना जाएगा, नहीं तो गलत है। तो यह एक लिमिटेशन जो है आज दहेज प्रथा का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है। शिक्षित, प्रतिष्ठित व योग्य वर्ग की तलाश। अब वही चीज़ें हैं आजकल लोग समझ रहे हैं, जैसे एक लड़की है, लड़की के फादर है, वो सोच रहे हैं कि हमारा लड़की है, सरकारी लड़का से शादी होना चाहिए, सरकारी जॉब वाले से, एक अच्छे लड़के से शादी होना चाहिए, एक योग्य वर्ग के तलाश में। और यही रीज़न है कि आज कहीं ना कहीं जो है लड़के के तरफ से लड़के भी सोच रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी हम ऐसे कैसे रह जाएंगे, हम इतने पैसे लेंगे। तो कहीं ना कहीं योग्य वर्ग की तलाश भी आज एक दहेज का कारण है। अगर मान गए एक अच्छे लड़की है और एक प्राइवेट में अच्छे कमा रहे लड़के से अगर उसके फादर शादी करने के लिए रेडी हो जाए, तो ऑटोमेटिक जो सामने वाला सरकारी नौकरी वाला है वो डिमोरलाइज होगा, कहेगा कि भाई हम इतना पैसा लेंगे तो हमको शादी नहीं होगा, बगल में प्राइवेट वाला का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं योग्य वर्ग की तलाश एक बहुत बड़ा जो है, और इसके पीछे लड़का वाला ही दोषी नहीं है, इसके पीछे 50% लड़की के जो घर वाले हैं वो खुद दोषी है, क्योंकि वो खुद सोचते हैं कि हमारी लड़की की शादी जो है अच्छे घर में, हमसे बेहतर घर में लड़की का शादी हो, अपने से कमज़ोर में नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाल विवाह, समझ रहे हैं, दहेज प्रथा बाल विवाह का भी कारण बनता है। लड़कियों की विवाह की अनिवार्यता, यानी नीड, विवाह का नीड, लड़कियों के बीच विवाह का नीड जो अनिवार्य बन गई है कि सभी लड़की को शादी करना ही होता है और नहीं करेगा तो जीवन नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अनिवार्यता जो है ये भी एक दहेज का कारण है, ठीक है। दहेज देने की सामाजिक परंपरा, और हमारे समाज में पहले से अभी तक दहेज देने की एक परंपरा भी जो है कारण है कि समय से चलते आ रहा है, तो सबको देते आ रहे हैं और इसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया है। धन का महत्व, धन का महत्व कहने का मतलब है कि लोग अपने धन का बहुत ज़्यादा महत्व समझते हैं कि सोना चांदी मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो इसका महत्व भी जो है एक कारण है। दहेज की प्रतिष्ठा से जुड़ना, बहुत लोग गांव में नहीं देखते हैं, फलानवा का कार मिला, फलानवा का इतना पैसा मिला, फलानवा चिलानवा को ये मिल गया। तो कहीं ना कहीं दहेज को एक प्रतिष्ठा के रूप में लोग देखने लगते हैं कि हमको इतना मिल गया, मेरा प्रतिष्ठा ज़्यादा है, उसको इतना मिला मतलब उसको ओहदा ज़्यादा है, प्रतिष्ठा ज़्यादा है। समझ रहे बातों को, ये चीज़ें हैं। स्त्रियों का निम्न सामाजिक स्तर, अब होता ये है
कि स्त्री का जो सामाजिक स्तर है वो निम्न है। अब मानिए महिलाओं की जो स्थिति है अगर निम्न है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, ये चीज़ें ज़्यादा होगा। तो स्त्रियों का अगर सामाजिक उत्थान होगा, समाज में वह अच्छे पोस्ट पर होगी, अच्छे जॉब पर होगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो दहेज है, खुद जॉब में है तो भाई वो तो पैसा देगी नहीं, करना है तो करो नहीं तो जाओ। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का सामाजिक स्तर भी एक कारण है, निम्न स्तर भी कारण है। स्त्रियों में शिक्षा की कमी, वैसे महिला जिसमें शिक्षा है, अच्छे पढ़ी लिखी है, वो खुद कैपेबल है कमाने का, जॉब करने का, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर वाले को मना करते हैं कि दहेज इतना मत दीजिए, हमें एक नॉर्मल लड़के से शादी कर दीजिए, मैं कमा लूँगी, वो कमा लेगा, काम हम चला लेंगे, लेकिन पैसे ज़्यादा मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं स्त्री में शिक्षा की कमी भी जो है एक दहेज का कारण बनता है कि वो बोल नहीं पाती है अपने घर में। भौतिकवादी की दृष्टिकोण, हर लोग सोचते हैं सुख सुविधा हो, फ्रिज हो, गोदरेज मिले, ये सब सुख सुविधा भी जो है एक कारण बनता है। तो ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं दहेज प्रथा का, वो मैंने जिक्र कर दिया। अब बातें आती है दहेज प्रथा की बुराइयां क्या क्या है। तो देखिए दहेज प्रथा की बहुत सारी बुराइयां हैं। बुराइयां की बात करें तो इससे ऋणग्रस्त, मान के लड़की पार्टी कर्ज उठाकर 10 लाख लोन लेकर लड़के वाले को दिया, तो वो ऋणग्रस्त हो गया, वो कर्ज में जो है आपका पड़ गया, अब वो कैसे धीरे धीरे चुकाएगा वो जाने। तो इससे ऋणग्रस्तता भी काफ़ी ज़्यादा आती है। बेमेल विवाह, अक्सर सुनने को मिलता है लड़का सरकारी में जॉब में है लेकिन लड़का के पास जॉब के अलावा और कुछ नहीं है, लड़की काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो एक बेमेल विवाह भी जो है आपको दहेज के रूप में देकर और बेमेल विवाह भी हो जाता है। कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन, अब अगर दहेज के रूप में आप देते हैं, दहेज वाला विवाह है, दहेज पूरा नहीं दे पाए हैं, तो फिर वो जीवन भी कष्टपूर्ण होने लगता है। आत्महत्या की भी कोशिश महिलाएं करने लगती है। कन्या भ्रूण हत्या, गर्ल सुसाइड होने लगता है, ठीक है। दहेज की गंभीर समस्या के कारण अनेक माता पिता कन्या को गर्भ में ही मार देते हैं। तो ये सब जो है एक कारण बनता है, समझ गए। तो बहुत सारे कारण होता है, ये सब कारण महत्वपूर्ण है, जिसमें एक दहेज के रूप में काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है सामने आता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे दहेज प्रथा को रोकने के लिए कुछ चीज़ें जो है सरकार के द्वारा उठाई जाती हैं, लेकिन वो अप्रभावी है, वो प्रभावी नहीं है, क्योंकि लड़की वाले भी जो भी होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे लड़की अच्छे घर में जाए, ठीक है, अच्छे लड़के से शादी हो जाए। तो लड़की वाले भी वो नहीं जा पाते हैं, आगे नहीं आ पाते हैं, और लड़के वाले तो खुद डिमांड करते ही हैं, तो वो क्यों जाएंगे आगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। केंद्र सरकार ने 20 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 पारित किए। 1984 और 86 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। इस अधिनियम में दहेज लेना व देना दोनों अपराध माना गया। अब हुआ ये कि भारत सरकार तो बहुत दिन पहले जो है इसको जो है एक्ट बना दिया गया 1961 में ही, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना गया। बार बार 1984-86 में इसमें संशोधन भी हुआ, लेकिन कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं बाल विवाह पर रोक व विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष लड़की के लिए, लड़कों के लिए 21 वर्ष की गई, ठीक है। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, यानी एक से दूसरे जाति में विवाह करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा भी दिया जाता है, आपको पता भी है, ठीक है। साथ में युवक युवतियों को आत्मनिर्भर होने पर विवाह का प्रोविजन यानी प्रावधान। इसीलिए देखते होइएगा कि कोई अगर एडल्ट लड़का लड़की जाकर शादी कर लेता है तो कोर्ट उसे संरक्षण देता है, ठीक है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, समझ रहे हैं। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना ये भी एक कारण होता है। दहेज लेने व देने व उसको बढ़ावा देने वाले सामाजिक का बहिष्कार करना। दहेज विरोधी स्वस्थ जनमत तैयार करना। तो देखिए सरकार के द्वारा तो बहुत सारे कंडीशन लाए गए, बहुत सारे चीज़ चालू किए गए, बट इसका प्रभाव बहुत कम ही दिखता है, समझ गए। और ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो भी लोग हैं आप देख लीजिए, आप दहेज को कैसे आप दूर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में भी है। सरकार तो नियम कानून लाता है, ठीक है, बाकी आप कैसे, आपके समाज कैसे इसको देखता है, कैसे फॉलो कर रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दहेज के बारे में, सामाजिक बुराइयों के बारे में मैंने आपको बता दिया, दहेज के ऊपर मैंने आपको टिप्पणी बता दिया। बाकी आपको अन्य भी टिप्पणी मैं पढ़ाऊँगा, 2-4 टिप्पणी तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, जिससे सामाजिक बुराइयां के बारे में ज़रूर पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।